सो हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। माय नेम इज़ रत्नेश। मैं आपके लिए रियल एस्टेट से जुड़ी सारी जानकारी लेकर के आता रहता हूँ, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, ऑफिसेज को हो, या विलास की हो, या प्लॉट्स की हो। सो आज ऐसी ही एक बेहतरीन अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो कि आपकी पैन इंडिया के नंबर 1 डेवलपर की रहने वाली है। एंड लोकेशन की अगर हम बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र की ये लोकेशन रहने वाली है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको वीडियो में सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको महाराष्ट्र में आज के टाइम में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और मुंबई 3.0 क्या है, मुंबई 3.0 में क्या ऐसी डेवलपमेंट्स आने वाली है, क्या ऐसे गवर्नमेंट के प्लान्स हैं जो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में। और अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोदरेज ही आज के टाइम में इतने क्यों छाए हुए हैं पूरे इंडिया में, इनकी डिमांड इतनी क्यों है, नंबर 1 डेवलपर ये क्यों जाने जाते हैं पूरे इंडिया के अंदर। सो अगर हम गोदरेज की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आपकी क्वालिटी की चीज़ आती है कि गोदरेज का कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप देखते हैं तो क्वालिटी वाइज बिल्कुल भी गोदरेज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। वेल क्वालिटीज़ की होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ ये डिलीवर करता है कोई भी प्रोजेक्ट। और सबसे मेन चीज़ जो आती है, अगर आप गोदरेज के साथ जुड़ते हैं तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है कि आज के टाइम में अगर जिन भी इन्वेस्टर ने गोदरेज के अंदर अपनी प्रॉपर्टी परचेज करी हुई है वो गोदरेज के अलावा किसी और ब्रांड के पास नहीं जाते हैं। गोदरेज के साथ जुड़ने का फ़ायदा यही है कि आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें आपके सामने की जाती हैं, लिक्विडेट आपका प्रोडक्ट ईजिली हो जाता है। एंड सबसे मेन चीज़ जो है आपका एप्रिसिएशन आपको गोदरेज में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बढ़िया मिलता है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में गोदरेज के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। और सबसे मेन चीज़ जो इन्वेस्टर की होती है वो सबसे यही होती है कि प्रोजेक्ट आपका टाइमली डिलीवर्ड होगा या नहीं होगा। गोदरेज की हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट इनका ऐसा नहीं है जो टाइमली डिलीवर्ड ना हुआ हो, बल्कि ये टाइम से पहले ही डिलीवर्ड कर देते हैं। सो गोदरेज में इन्वेस्टमेंट करने का आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है, आपको एप्रिसिएशन मिलता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ आपकी डील होती है, और साथ ही साथ आपको लिक्विडेट करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम बात करते हैं लोकेशन की तो मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे जो है आपका, उस पर ये लोकेटेड हमारा प्रोजेक्ट है। हाईवे से सिर्फ और सिर्फ 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये हमारा प्रोजेक्ट है, कर्जत खपोली मार्ग पे। तो अगर हम इस लोकेशन की बात करते हैं तो अगर आपने सुना हो मुंबई के बारे में और नवी मुंबई के बारे में, सो गवर्नमेंट जो है महाराष्ट्र की वो अब प्लान कर रही है 3rd मुंबई, जो कि आपकी इन दोनों मुंबई से काफ़ी बड़ी मुंबई होगी। और वहाँ पे गवर्नमेंट्स के कई सारे ऐसे प्लान्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपके लिए एक वीडियो इसमें लगा देता हूँ जिससे आपको पूरा का पूरा लोकेशन का आइडिया लग जाएगा, और साथ ही साथ आपको लोकेशन पे क्या क्या नई चीज़ें आने वाली है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या क्या प्लान कर रही है मुंबई 3.0 में, वो भी आपको आइडिया लग जाएगा इससे। This is the first Mumbai, the OG, so to speak. This part is the second Mumbai, Navi Mumbai. And now the Maharashtra government has given a green signal to build a whole new city, 3rd Mumbai. This move will essentially make the Mumbai metropolitan region a $300 billion economy. The approval came from Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis himself. अभी 2 मुंबई है, एक न्यू मुंबई है। ये तीसरी मुंबई जो मुंबई से बड़ी मुंबई होगी, जो हमारा न्यू मुंबई एयरपोर्ट है। ये न्यू मुंबई एयरपोर्ट भी हम लोगों ने ही शुरू किया है, इसका काम भी करीब 2024 के मार्च तक पूरा होगा। उसके विसिनिटी में एक नई मुंबई, ये जो नई मुंबई होगी, आज देश के सबसे ज्यादा डेटा सेंटर ये वहां तैयार हो रहे हैं। देश की डिजिटल इकोनॉमी का सारा केंद्र ये नई मुंबई बनेगी, और इंडस्ट्री 4.0 का भी केंद्र, ये जो सारा मुंबई का नया एरिया है, ये सारी इकोसिस्टम हमारी तैयार करेगी। So what exactly is the plan for 3rd Mumbai? Why was it needed? And what exactly will it offer? Mumbai, the financial capital of India, has a population of more than 1.5 crores. It is one of the most populated cities in the world. There are a lot of people who migrate to Mumbai, and the city's population keeps increasing. Now Mumbai's existing infrastructure is reaching saturation. Now if you look at the map of Mumbai, it is surrounded by Arabian Sea from 3 sides. Thus the conundrum, the city cannot be expanded the way that places like Delhi have. So to deal with this issue, a planned city, Navi Mumbai, was built to the east of the main city. But this didn't end up unburdening Mumbai. So how will another new city will solve this problem? First, we need to understand how Navi Mumbai failed to decongest Mumbai.
Navi Mumbai was officially formed in 1972 with a population of around 1.5 lakh in 1970s. The city's population had grown to only around 11 lakh by 2011. The reasons are multiple. Slow introduction of public transport. Navi Mumbai's transportation networks were introduced much later than anticipated. The city was connected with Mumbai by a suburban rail network 20 years after its formation in 1992. The city also got its internal public buses only in 1996. Plus, there was no airport either. The residents had to travel from Navi Mumbai to Mumbai's western suburban area for air services. Not just this, the metro rail in the city got started in 2023 after 9 years of delay. Thus, it discouraged many commuters from choosing Navi Mumbai as a viable alternative. Economic hubs still concentrated in Mumbai. Charles Correa, the architect who had conceived the idea of Navi Mumbai, has said that the initial proposal of shifting the Mantralaya and other important offices to Navi Mumbai would have helped decongest Mumbai and turn Navi Mumbai into a business hub itself. However, later the government refused to do so and kept encouraging Nariman Point, Mumbai's southmost part, to be a business district. Hence, many prominent businesses and economic activities remain concentrated in Mumbai. Due to this, there was lack of job opportunities in the new city, discouraging the Mumbaikars from relocating to the satellite town. Today, Navi Mumbai remains dependent on Mumbai. It's basically become just another suburban extension. This is not what it was meant to be. So, will the government repeat the same mistake in the case of the third Mumbai? Probably not. First, any new city needs infrastructure and connectivity to attract investors and citizens. The new city is now planned near Navi Mumbai International Airport, encompassing a 323 square kilometer area, roughly as big as the Navi Mumbai city. And of course, being near the airport facilities are bound to come up there. It will be developed in Panvel, Karjat, Uran, Ulve, Pen and surrounding areas. The state government envisages Third Mumbai as a sophisticated metropolis with many facilities. As per a government official, the Third Mumbai will have all the necessary infrastructure a well-developed city should have. It will have everything from residential, commercial complexes, data centers, hub for MNCs and banks and financial companies to large knowledge parks. A robust public transportation shall also be developed there. Second is the Mumbai Trans Harbour Link, which will connect Mumbai with the new city in just 20 minutes. Hence, new townspeople can quickly go to work within minutes and vice versa. The Jawaharlal Nehru Port Trust is also one of the crucial seaports. The close proximity of the port to the new city will lure businesses to invest in the town. The connectivity plans like multi-modal road corridor, a dedicated freight corridor and new suburban rail corridor plans have already been approved by the government and work has already been commenced. The second BKC, a business district, will be built over 150 hectares and primarily commercial, attracting MNCs and Indian businesses. The country's planning agency, the Niti Aayog and the Mumbai Metropolitan Regional Development Authority (MMRDA) are working to take MMR's gross domestic product from $140 billion to $300 billion by 2030. The third Mumbai city is an integral part of this plan. Just like Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis said, the city will be the center of the digital economy with lots of database centers and commercial hubs. The city will use technology, information and data to improve infrastructure and services. The third Mumbai will not just address Mumbai's overcrowding, lack of affordable housing and lack of open spaces issues, it will also generate employment, increase income and improve people's standard of living. And of course, as we spoke about it at the start, it will boost Mumbai's GDP by a huge number. ये बात थी आपकी ये लोकेशन की मुंबई 3.0 की कि यहाँ पे आपने देख ही लिया डेटा सेंटर वगैरह और गवर्नमेंट नई नई चीज़ें यहाँ पे कर रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ पे आने वाला है, तो ऐसे ही डेवलपमेंट यहाँ पे आने वाली है। तो जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर आपका आता है और यहाँ पे जहाँ पे गवर्नमेंट्स के प्लान आते हैं तो वहाँ पे आपको एप्रिसिएशन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सो अब हम पर्टिकुलर अगर बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, तो 90 एकड़ की लैंड पे गोदरेज अपना प्रोजेक्ट लेकर के आया है, जो कि आपका अभी सॉफ्ट लॉन्च पे प्रोजेक्ट है हमारा एंड 14 सितंबर को ये हमारे प्रोजेक्ट का लॉन्च हो जाएगा। 14 और 15 को हम अलॉटमेंट स्टार्ट कर देंगे। और अगर हम पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट 21 एकड़ में आपको ओपन एमिनिटीज स्पेस मिल रहा है और साथ ही साथ आपको 10 एकड़ में फॉरेस्ट थीम पार्क्स मिलने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। साथ ही साथ आपको क्लब हाउस की फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली है। 20,000 स्क्वायर फीट में इसमें क्लब हाउस आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो आपको 1200 स्क्वायर फीट से प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं और आपके 3,000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट्स हैं। 1200 स्क्वायर फीट के प्लॉट की कीमत 60 लाख रुपए का प्लॉट है आपका 1200 स्क्वायर फीट का। एंड अगर हम 1500 स्क्वायर फीट की बात करें तो 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट का प्राइस है 75 लाख रुपए। 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी इसमें अवेलेबल है। 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट का जो प्राइस है वो आपका 1 करोड़ है। और अगर हम बात करें ऐसे ही 2400 स्क्वायर फीट 3000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट आपको देखने को मिलते हैं।
अगर आप टिल अलॉटमेंट से पहले अपनी EOI देते हैं, 50,000 रुपये EOI अमाउंट है जो कि आपका 1200 स्क्वायर फीट के लिए रहने वाला है। और अगर आप बड़ा साइज़ लेते हैं तो EOI अमाउंट आपका वेरी करता है प्लॉट के साइज़ के ऊपर। एंड अगर हम बात करें कि अभी अगर आप अपना EOI देते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि आपका बहुत ही अच्छा एक डिस्काउंट है किसी भी अगर प्लॉट साइज़ को आप सेलेक्ट करते हैं अपने लिए। तो ये डिस्काउंट आप भी ग्रैब कर सकते हैं और फ्यूचर में अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं इस लोकेशन पे। ऑल ओवर अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी आपने देखा होगा, दिल्ली NCR में भी आपने देखा होगा कि प्राइस जो है वो डेवलपमेंट के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे भी आप गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट्स है उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस जो है आपको बहुत ही हाइक पे देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। अगर हम बात करें आज अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 3 से 4 साल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट डबल से ट्रिपल होती हुई दिखाई देगी। तो ये आपका बेनिफिट रहता है। और अगर हम पेमेंट प्लान की बात करें तो आपको पेमेंट प्लान CLP मिलता है, जो कि आपका डेवलपमेंट के हिसाब से आपकी पेमेंट जाती है, वो भी आपकी 18 महीने की आसान किस्तों में। 18 महीने में ही आपको पूरी पेमेंट करनी है। 10% आपका अलॉटमेंट पे जाएगा और आपका 10% की हर 2 से 3 महीने में डिमांड आएगी, तो इस हिसाब से आपकी पेमेंट जाएगी। और इसमें अप टू आपका 70% तक आप लोन भी करा सकते हैं और नेशनलाइज बैंक से आप किसी भी बैंक से लोन करवा सकते हैं, इसमें लोन भी अवेलेबल है। सो अगर आप भी चाहते हैं महाराज जैसे प्राइम लोकेशन पे अपनी इन्वेस्टमेंट करना, ऑल दो इसकी डिमांड बहुत है मार्केट में प्लॉट्स आज के टाइम में, अगर आप छोटे साइज़ के प्लॉट्स की डिमांड करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि प्लॉट्स इस टाइम तक आपको ना मिले। तो जल्दी से जल्दी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें। सो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।